जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल। और आज की क्लास रेलवे आरपीएफ भर्ती 2024 के एग्जाम की जो भी मेरे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए जीके जीएस के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं। तो कांस्टेबल या सब इंस्पेक्टर किसी के लिए अप्लाई किया हो, आपके लिए आज के क्वेश्चन मुझे लगता है कि वाकई मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि आज लगभग 15 क्वेश्चन तो रेलवे से संबंधित हैं। ठीक है ना, लगभग 15 क्वेश्चन जो होंगे वो रेलवे से संबंधित हैं और अदरवाइज आपके प्रीवियस पेपर से संबंधित हैं और बाद बाकी उनसे संबंधित जैसे पूछे जा सकते हैं, हर प्रकार के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। और यहाँ पे पहले तो 1 मिनट दूंगा मैं अपने इन सभी भाई बहनों को जो मुझे प्रॉपर कमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे अंजुम लामा, गुड मॉर्निंग सर जी, तो बेटा गुड मॉर्निंग। और यहाँ पे देखो अंशुल कुमार कह रहे हैं ऐसा ही पढ़ाया करो सर। तो भैया अंशु बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और यहाँ पे सुमित भैया और अपना ये भैया ने कहा था मुझसे अपना खंडवा चेतन, तो इन्होंने कहा था हेलो सर, आपसे स्पेशल बात करनी है, क्या आपका व्हाट्सअप नंबर मिलेगा? भैया मैं आपको व्हाट्सअप नंबर दे चुका हूँ। और यहाँ पे सर प्लीज़ एक काम सागर कुमार कह रहे हैं कर दो ना, मुझे पीडीएफ दे दो। पीडीएफ के लिए भैया मैंने कमेंट बॉक्स में आपको लिंक शेयर कर दिया होगा टेलीग्राम का, जहाँ से आपको प्रॉपर पीडीएफ फ्री में मिलती रहेगी। ठीक है ना, बिल्कुल फ्री, कोई पैसा नहीं लगने वाला है। तो यहाँ पे बीमा रॉय और ये प्रिंस भैया और यहाँ पे ये तोमर भैया, अंजलि कुमारी, विवेक भैया, तो सौम्या, जितेंद्र, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं हमारा अगला क्या है। यहाँ पे देखो दिया है, मेरी असफलताओं में मेरा साथ देने वालों, मेरी सफलताएं सदैव तुम्हारी रड़ी रहेंगी। तो ये वर्ड्स मैंने शायद आप समझ सकते हैं कि आप लोगों के लिए लिखे थे, क्योंकि मेरे आज बुरे समय में आप सब मेरे साथ हो, तो मेरे अच्छे समय में भी आप मेरे साथ रहोगे। तो चलते हैं दोस्त अपने क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे पहले ही क्वेश्चन दिया गया है कि भारत का रेल नेटवर्क कितने किलोमीटर तक फैला है। भारत का जो रेल नेटवर्क है वो कितने किलोमीटर तक फैला है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, क्या होगा आपका सही जवाब? तो देखो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपने इसका सही जवाब लगाया होगा 68,525 किलोमीटर, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। तो आपने ऑप्शन सी लगाया होगा। और चलते हैं दोस्त, देखो इसको नोट कर लेना और पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे दूंगा आपको। देखो यहाँ पे दिया गया है कि सर्वप्रथम रेल का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। सर्वप्रथम रेल का जो प्रस्ताव है वो भारत में कब पारित हुआ था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो यहाँ पे मैंने भारत नहीं लिखा है, लेकिन फिर भी आप समझ लेना कि हमारे ये भारतीय रेल की बात हो रही है कि सर्वप्रथम रेल का जो प्रस्ताव है वो कब पारित हुआ था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? 1832 हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब। ठीक है ना, 1832 में हुआ था। और ये पता है आपको ये कहाँ पर हुआ था? तो याद रखना है ये वो स्थान था मद्रास। कहाँ पर? मद्रास में। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और देखो यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि पूछा जाता है कि पहली रेलगाड़ी कब चली थी भारत में, तो वो भी याद रखना है कि क्या हो जाएगा आपका 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 आपका सही जवाब होगा। तो उसको भी दोस्त ध्यान में रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का देखो ये मुख्यालय आप याद करके जाना दोस्त, क्योंकि ये मुझे लगता है कि इंपॉर्टेंट है और ये आपसे ज़रूर पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना है ये जो पूर्व मध्य रेलवे का है वो हाजीपुर में है। कोलकाता में बताओ कौन सी रेलवे का मुख्यालय है? कोलकाता में। तो याद रखना पूर्व जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय जो है वो कोलकाता में है। पूर्व रेलवे का जो मुख्यालय है वो कोलकाता में है। ठीक है ना। और यहाँ पे देखो चर्च गेट मुंबई दे रखा है, चर्च गेट मुंबई। तो चर्च गेट मुंबई जो है ये पश्चिमी रेलवे का है। किसका है? पश्चिमी रेलवे का है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और उत्तरी रेलवे का पता है? उत्तर जो रेलवे है उसका मुख्यालय कहाँ है? तो उसका नई दिल्ली में है। कहाँ पर भैया? नई दिल्ली में है। तो ये भी देखो याद रखना है दोस्त। ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्त अगले प्रश्न की तरफ। और आप लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट, मुझे ऐसा मेरी आवाज़ से आपको लग रहा होगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हूँ, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट मुझे कम होता हुआ दिख रहा है। भैया थोड़ा सा यार सपोर्ट करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और देखो यहाँ पे क्वेश्चन है आपका, ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है। ये जो अभी पैरा ओलंपिक चल रहा है ना यहाँ पे, तो पेरिस में, तो वो पेरिस से एक प्रश्न पूछा गया है कि पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में एथलीट निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो एक तो गोल्ड मेडल भी आया है ना। तो पहले तो हम इस प्रश्न का जवाब करेंगे रजत, जो कि ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारत में गरीबी हटाओ और आत्मनिर्भरता की प्राप्ति का
खालिस्तान का मुख्य उद्देश्य था? प्रथम पंचवर्षीय योजना का, या द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, या पांचवी पंचवर्षीय योजना का? ये एसएससी जीडी में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था। आप समझ सकते हैं कि अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो कैसे पूछे जाते हैं, है ना। अब ये एसएससी जीडी में पूछा गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना है, ये था पांचवी पंचवर्षीय योजना का। इसका मुख्य उद्देश्य पांचवी पंचवर्षीय योजना का। प्रथम का तो कृषि था, भैया सभी को पता है ना, कृषि था। द्वितीय का उद्योग था, ये भी पता है। और पांचवी का आपका जो है वो हो जाएगा यहाँ पे सही जवाब आत्मनिर्भरता और गरीबी हटाओ का नारा भी दिया गया था। और यहाँ पे एक चीज़ याद रखना कि उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? उस टाइम जो प्रधानमंत्री थी वो कौन थी? तो आपको पता होगा, इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी जी, जिनकी समाधि स्थल का नाम क्या है? शक्ति घाट है ना। ये मैं आपको बता चुका हूँ, तो ध्यान में रखना है। और पांचवी पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था, ये भी पूछ लिया जाता है। तो ये पता क्यों पूछ लिया जाता है वो भी मैं आपको अभी बताऊंगा। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूंगा आप समझ जाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूँ। देखो यहाँ पे मैं आप लिख देता हूँ 1974 से 78 तक। हाँ सही है, 1974 से 78 तक। अब ये पता है, ये पंचवर्षीय योजना सिर्फ अकेली ऐसी थी जो 4 साल की थी, ठीक है ना। आप इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखना, हो सकता है कि यार यहाँ से पूछ लिया जाए। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, भारतीय संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? अभी आप ये सोच रहे कि रेलवे के क्वेश्चन भैया ने 2 करवा दिए और बोल रहे थे कि लगभग 10-15 हैं। तो बिल्कुल भैया आप क्लास में बने रहिएगा, अभी आपको ऐसे ही मिलते रहेंगे, 3-3, 2-2 के सेट में आपको मिलते रहेंगे। तो यहाँ पे दिया है, भारतीय संविधान के लागू होने के समय समवर्ती सूची में कितने विषय थे? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? समवर्ती सूची में पूछा गया है, तो याद रखना जो पहले जब लागू हुई थी तब 47 विषय थे। कितने थे? 47 थे। लेकिन अभी अगर वर्तमान की बात करेंगे, अभी अगर वर्तमान में पूछा जाए कि कितने विषय हैं, तो आप क्या बताएंगे? 52 हैं। कितने हैं भैया? 52 हैं। देखो याद रहेगा ना दोस्त, भूल मत जाना। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के आधार को, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से कब हटाया गया था? तो देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये सभी को पता है कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था और इसे क्या कानूनी अधिकार बना दिया गया था, है ना, कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो ये भी हमें पता है। लेकिन यहाँ पे हटाने की अगर बात करेंगे कि कब हटाया गया था, तो हो जाएगा 1978 में, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया। और इसमें तो ये प्रथम पंचवर्षीय योजना आई थी 1951 में, है ना, जिसका कृषि से संबंधित थी। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। तो देखो यहाँ पे दिया गया है कि भारत के राष्ट्रपति जी का जो पद है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो यहाँ पे बताना है कि पद जो है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है राष्ट्रपति जी का। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना वो हो जाएगा आपका अनुच्छेद 52। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 53 में क्या है? तो अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति जी को संघ की कार्यपालिका की शक्ति दी गई है, ठीक है ना। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ऐसे ध्यान रखना है कि उन्हें शक्ति दे दी गई। जब 52 में वो उनका पद आया तो उन्हें 53 में शक्ति दे दी गई, ठीक है ना। तो ऐसे ध्यान रखना। आप देखो अगर 54 की बात करेंगे तो 54 में राष्ट्रपति जी का निर्वाचन दिया गया है। क्या दिया गया है? निर्वाचन दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। निर्वाचन यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, मैं आपको बताऊं, निर्वाचन आप सही है, निर्वाचन, ठीक है ना, निर्वाचन दिया गया है। और देखो 61 में ना, 61 में महाभियोग दिया गया है। क्या? महाभियोग दिया गया है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, पांचवी पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना जो है वो किस मॉडल पर आधारित थी और उसका उद्देश्य क्या था, उसका कार्यकाल क्या था? तो अभी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे अगर मॉडल की बात करेंगे तो पीडी धर मॉडल, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब दोस्त हो जाएगा। और यहाँ पे देखो जो हैरोल्ड डोमर मॉडल है, ये भी मैंने आपको उस दिन बताया था। ये भी याद रखना है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना का था। किसका? प्रथम पंचवर्षीय योजना का था। ये आपको देखो ध्यान में रहेगा ना। अब देखो यहाँ पे अगर हम दूसरी और तीसरी की बात करें तो वो महालोनोविस मॉडल पर आधारित थी, दूसरी भी और तीसरी भी। तो इन दोनों को भी आप ध्यान में रखेंगे। और इनके आपको कार्यकाल, वो जो इनका समय था वो क्या पता है? तो देखो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। तीसरी का जो था वो कितना था? तो वो था 61 से 66 तक, ठीक है, 1961 से 1966 तक। और जो चौथी थी उसका क्या था? तो उसका क्या रहा होगा बताओ? 66 से 5 प्लस कर देना है, ठीक है ना। कितना हो जाएगा? 66 में 5 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 71 तक। और फिर 71 से स्टार्ट हुई
कौन सी, 5वीं हुई थी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान, नहीं 71 से नहीं 74 से हुई थी, 78 तक रही थी, अभी मैंने आपको बताया था। तो ये मुझसे गलती हो रही थी, ठीक है ना। ये 5वीं पंचवर्षीय योजना का, और योजना अवकाश भी तो रहा था ना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ, और वही वहाँ पे हम लोगों से गड़बड़ हो गया, जो योजना अवकाश था। अब यहाँ पे दिया गया है कि पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है। आज मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है यार, क्या हुआ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बताओ, पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता है। ये भारत का पहला गोल्ड मेडल है ना। अब यहाँ पे बताओ कि किस खेल में जीता है, तो याद रखना निशानेबाजी में जीता है। इसमें निशानेबाजी में, जिसमें 10 मीटर एयर राइफल जो होती है उसकी निशानेबाजी में ये जीती हैं। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे दिया है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है, तो आप क्या बताएंगे भाई। सौर सेल होता है, जो सोलर प्लेट होती है उसमें सौर सेल होते हैं, है ना। और डायनोमा क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। और सितार क्या करता है, ये कौन सी ऊर्जा, सितार भाई मैंने कल उस दिन आपको बताया था कि उसके जो तार होते हैं उन्हें जब हम छेड़ते हैं तो वो होती है यांत्रिक ऊर्जा, और यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है, ठीक है ना। किसमें, ध्वनि ऊर्जा में बदल देता है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं और भी, जैसे कि आपका जनरेटर होता है। जनरेटर क्या करता है, जनरेटर में ही ये डायनोमा लगाया जाता है ज़्यादातर, देखा होगा बड़ा सा रखा होता है ना, तो वो बत्ती बनाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। जो मोटर होता है वो पता क्या करता है, वो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है, जो मोटर होता है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया है DOS का पूर्ण रूप क्या होगा, डॉस का पूर्ण रूप क्या होगा। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे, डॉस का पूर्ण रूप आपको पता है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा आपका सही जवाब। और कन्फर्म तो आपको पता ही होगा, जो आप टिकट बुक कराते हो उस पर लिख के आता है CNF लिखा होता है ना। कोई रिजर्वेशन कराते हो तो CNF, फिर आगे आपको वो सीट दे दी जाती है कि 8 नंबर 7 नंबर क्या चाहिए, वो सीट मिल जाती है ना। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर का नाम क्या था, इनमें से बताना है। तो इनमें से आपका जो सही जवाब है वो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सही जवाब भैया वो सिद्धार्थ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सिद्धार्थ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। और चलते हैं दोस्त इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। दांतों के अध्ययन को क्या कहा, यहाँ पे क्या तो है ही नहीं, दांतों के अध्ययन को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है या कहा जाता है, तो आप बताओ दांतों के अध्ययन को। तो दांतों के अध्ययन को भैया यहाँ पे ओडोंटोलॉजी कहा जाता है, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। और आर्निथोलॉजी, ये आर्निथोलॉजी जो है ये किसके अध्ययन को बोलते हैं, तो ये याद रखना, ये बोलते हैं जो पक्षी वगैरह होते हैं ना, पक्षियों के अध्ययन को, ठीक है ना, पक्षियों के अध्ययन को बोलते हैं। और नृ विज्ञान जो है ये मानव के अध्ययन को बोलते हैं। किसके, मानव जाति का जो अध्ययन है वो एंथोनोग्राफी या फिर नृ विज्ञान आप बोल सकते हैं, ठीक है ना। और देखो शैवालों का अध्ययन भी पूछा जाता है, शैवालों का अध्ययन। तो शैवाल जो होते हैं उनके अध्ययन को क्या बोलते हो, उन्हें बोलते हो देखो फिकोलॉजी। क्या बोलते हो, फिकोलॉजी। वो भी देखो ध्यान रखना, फिकोलॉजी। और जो वो होते हैं ना फल, और फल की जो खेती होती है उसके अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी। क्या बोलते हैं दोस्त, पोमोलॉजी। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी ऐसा नहीं हो जो आपको छोड़ के आना पड़े, है ना। बस करंट अफेयर की क्लास और कहीं बढ़िया तरीके से देखते रहना है, ठीक है ना। कहीं भी किसी भी चैनल पे जाओ जहाँ आपको समझ आता हो, क्योंकि बंदा वहीं पढ़ेगा जहाँ उसे समझ आएगा। समझ आता हो वहाँ जाओ, करंट अफेयर की और अपनी थोड़ी मजबूती कर लो। हालांकि मैं तो करवा ही रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप कर लो, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये इसलिए कह रहा हूँ आपसे, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप सफल हो जाओ, ठीक है ना दोस्त। अब यहाँ पे दिया गया है जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा लेमार्क और ट्रेवीरेनस, ठीक है ना, ट्रेवीरेनस। ऑप्शन ए और बी दोनों आपका सही जवाब हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि जो अरस्तु है ना, यहाँ पे जो अरस्तु दे रखे हैं, अरस्तु को बोलते हैं जीव विज्ञान का पिता माना जाता है। क्या, जीव विज्ञान का पिता किसे माना जाता है, अरस्तु को माना जाता है। तो ये भी आप क्या करेंगे, ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और ये जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था वो तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर पूछा जाएगा कब किया था, तो आप क्या बताएंगे। तो याद रखना ये
1802 ईस्वी में किया गया था। कब? 1802 ईस्वी में। तो ये भी देखो ध्यान में रखना है। तो चलते हैं अब फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस मंत्रालय ने सी वॉक्स पोर्टल लॉन्च किया है? हाल ही में किस मंत्रालय ने सी वॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? भाई आपके करंट का क्वेश्चन है और इसे आप अपना अब एकदम बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना है, ठीक है ना दोस्त। तो यहाँ पे आपका सही जवाब जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी जो है ये हो जाएगा आपका सही जवाब। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय रेल परिवहन दिवस कब मनाया जाता है? तो भैया जब शुरुआत हुई थी तभी मनाएंगे, 16 अप्रैल को हुई थी। तो 16 अप्रैल हमारा सही जवाब भी हो जाएगा, है ना। 1853 अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो यहाँ पे याद रखना कि 16 अप्रैल 1863 को 63 कह रहा हूँ, 1853 यार, माफ़ी चाहता हूँ। आज मेरी ज़बान से पता नहीं क्या हो रहा है कि मुझसे सही बोल रहा हूँ लेकिन गलत निकल रहा है यार। पता नहीं कोई पाप हो गया, क्या हुआ मुझसे, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन याद रखना यहाँ पे जो 1853 में कहाँ से कहाँ तक चली थी दोस्त? मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। आज देखो मैं आराम कराऊंगा यार, क्योंकि मुझसे गलती हो जाएगी यार, ठीक है ना दोस्त। मैं थोड़ा आराम कराता हूँ। देखो 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाड़े के बीच चली थी। और उस टाइम जो यहाँ का वायसराय था वो कौन था? तो याद रखना वो था लॉर्ड, तो छोड़ो सीधा लिखो डलहौजी। कौन था? डलहौजी। तो ये भी आप ध्यान में रखना, ठीक है ना। डलहौजी था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और इसने टोटल जो दूरी है वो 34 किलोमीटर की तय की थी। कितनी? 34 किलोमीटर की दूरी तय की थी। और इसमें डब्बे पता कितने लगे थे? डब्बे लगे थे 14। और सवारियां कितनी बैठी थी बताओ? 14 डब्बे जब लगे होंगे तो सवारियां कितनी बैठी होंगी? तो याद रखना मात्र 400 सवारियां बैठी थी। कितनी? 400। अब तो कितनी, एक डब्बे में 1 से लेकर 90 तक बैठती हैं, है ना। 45 यहाँ और फिर 46 से 90 तक उधर ऐसे बढ़ती है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। तो 16 अप्रैल यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा दोस्त? सही जवाब हो जाएगा। और 1 दिसंबर को तो एड्स दिवस मनाते हैं, ये तो सभी दोस्तों को पता है, ठीक है ना। इसमें तो पहले ही हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और देखो 17 क्वेश्चन हो गए। 1 मिनट के लिए रुकूंगा और यही कहूँगा कि हो सकता है माँ भगवती मेरी वाड़ी पर विराजमान हो। और जो भी मेरे भाई बहन मुझे इस टाइम सुन रहे हैं या देख रहे हैं, आपका इस बार 100% सिलेक्शन होना तय है। प्रभु आपको ज़रूर सफलता देंगे, माता आपको ज़रूर सफलता देगी, आपका साथ देगी। और आप भी यार, मुझे लग रहा है कि आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा सा कम हो रहा है दोस्त। थोड़ा सा यार लाइक शेयर और सब्सक्राइब बढ़ा दीजिएगा प्लीज़। मुझे उम्मीद है कि आज जो भी मेरा नया दोस्त जुड़ेगा वो मुझे सब्सक्राइब जरूर करेगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाएगा। और क्या करेगा, थोड़ा सा क्लास को यार शेयर कर देना। कल पता क्या हुआ, मुझे पता चला कि किसी ने मेरा नंबर लिख के उस पर इंस्टाग्राम पे स्टोरी लगा दी कि यहाँ पे SSC GD के बिल्कुल फ्री नोट्स मिलते हैं, आप संपर्क करिएगा। मेरे पास काफ़ी व्हाट्सएप पे मैसेज आए, लेकिन मैं कहना चाहता हूँ भैया ये सब चीज़ें गलत हैं यार। मुझे डिस्टर्ब करोगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है ना। मुझे डिस्टर्ब करने से किसी को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है दोस्त। और थोड़ा सा यार साथ दोगे तो अच्छा रहेगा दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया गया है कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है? दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का स्थापना वर्ष क्या है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना इसका स्थापना वर्ष है 1 अप्रैल 2003। क्या है? 1 अप्रैल 2003, जो कि सही जवाब आपका हो जाएगा। और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है बताओ? इसका दक्षिण पूर्व मध्य का जो मुख्यालय है वो है बिलासपुर में, बिलासपुर। तो बिलासपुर पड़ता कौन से राज्य में है बताओ? तो भैया मैंने एक बार आपको बताया था 26वां राज्य कौन सा बना था, ट्रिक से याद कराया था। 1 नवंबर 2015 नवंबर 2000 ऐसे करके बताया था। तो याद रखना 26वां राज्य बना था छत्तीसगढ़। क्या? छत्तीसगढ़। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। और यहाँ पे देखो एक मैं आपको और बता दूं कि पूर्व मध्य रेलवे का अगर पूछा जाएगा तो वो हुआ था 1 अक्टूबर 2000 को, पूर्व मध्य रेलवे का। तो इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है, जो मैंने आपको शायद आज की ही क्लास में बताया है। क्या बताया था? अरे देखो आधा क्वेश्चन आके आज मेरा दिमाग वाकई में काम नहीं कर रहा है। हाजीपुर, ठीक है ना, हाजीपुर। अब देखो मेरे दिमाग में आधा आ रहा है कि मैंने कुछ बताया था, लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि इसका मुख्यालय कहाँ बताया था। हाजीपुर है। और आज के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन आज आप मेरा साथ दीजिएगा दोस्त। और यहाँ पे देखो दिया है कि PNR का पूर्ण रूप क्या होगा? PNR का पूर्ण रूप, PNR नंबर कहते हैं ना कि अरे रिजर्वेशन करवा दिया, PNR नंबर मिल गया। PNR नंबर जो मिल गया वो क्या होता है, वो हमें पता होना चाहिए ना। तो याद रखना वो होता है पैसेंजर नेम रिकॉर्ड।
पैसेंजर नेम रिकॉर्ड, जो कि यहाँ पे ऑप्शन बी में दिया गया है। तो पीएनआर का फुल फॉर्म हमें समझ आ गया। लेकिन जनरल वेटिंग लिस्ट जो है यहाँ पे ऑप्शन ए, इसका पता क्या लिख के आता है बताओ? तो इसका लिख के आता है JN जनरल वेटिंग लिस्ट, ठीक है ना, JNWL। अगर आपने जो भी रिजर्वेशन करवाया है उस पर अगर JNWL लिख के आ रहा तो जनरल वेटिंग लिस्ट, और जो PNR नंबर होता है वो हमारा पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। जेलेपा दर्रा भारत के किस राज्य में है? जेलेपा दर्रा जो है वो भारत के किस राज्य में है, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो जेलेपा दर्रा है वो आपका सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में। सिक्किम में एक और दर्रा है, कौन सा है भैया? नाथुला दर्रा है। कौन सा? नाथुला दर्रा है। तो ये भी याद रखना है। हिमाचल प्रदेश में भी दर्रे हैं। अब हिमाचल प्रदेश में आपका एक तो रोहतांग है, जो मुझे याद है, एक रोहतांग है और एक सिपिकिला दर्रा है ना, दो हैं। और तीसरा अगर कोई होगा तो मुझे अभी फ़िलहाल याद नहीं है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे उत्तराखंड से भी याद रखना है। एक तो आपका वो है नीति दर्रा है, एक तो नीति दर्रा है, एक शायद माना दर्रा है, ठीक है ना, माना दर्रा है, और एक आपका लिपू लेक दर्रा है ना, लिपू लेक दर्रा भी है। तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और कई बार ऐसा होता है डिस्टर्बेशन हो जाता है, जैसे कि आज मेरे साथ हो गया है ना। और यहाँ देखो दिया है भूटान की सीमा से लगा राज्य निम्न में से नहीं है। भूटान की सीमा से लगा राज्य निम्न में से नहीं है। तो कौन सा नहीं है भैया? देखो नागालैंड नहीं है, क्योंकि नागालैंड जो है ये शायद म्यांमार की सीमा से लगता है। हाँ सही है, ये म्यांमार की सीमा से लगता है। देखो अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, पश्चिम बंगाल और एक और कोई राज्य है, क्या नाम है उसका? देखो हाँ असम, ये भी भूटान की सीमा से लगता है। और मैं आपको बता दूं कि भूटान एक अकेला ऐसा देश है जिसने तंबाकू को ना पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया है। वहाँ पे तंबाकू कोई नहीं खा सकता, ना पैदा हो सकती, ना खा सकता है, ना बेच सकता है, ठीक है ना, पूर्ण रूप से रोक दिया है। देखो यहाँ पे दिया है बेमनाड झील किस राज्य में स्थित है? बेमनाड झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? केरल में भैया स्थित है। और मणिपुर में कौन सी है, जो कि मैंने आपको लगभग बहुत बार बताई कि लोकटक झील याद रखना है। क्या? लोकटक झील याद रखना है। और तमिलनाडु में बताओ, तमिलनाडु में कौन सी झील है? तो वो आपकी पुलिकट झील हो जाएगी। कौन सी? पुलिकट झील। देखो यहाँ पे टा का आगे पीछे यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। देखो लोकटक और पुलिकट, ठीक है ना। तो मणिपुर, तमिलनाडु, ऐसे याद रहेगा ना दोस्त, भूल तो नहीं जाओगे। तो फिर मैंने आपको एक चिल्का भी बताई होगी, चिल्का, जो कि खारे पानी की झील है ना। भारत में कौन से राज्य में है बताओ? उड़ीसा में है भैया। कहाँ पर है? उड़ीसा में है। बिल्कुल सही जा रहे हो यार, इसी तरीके से मेहनत करनी है। क्योंकि यहाँ पे दिया है आदिवासी कलाकारों द्वारा 17,000 साल पहले बनाई गई एक ऐतिहासिक पेंटिंग किस देश में पाई गई है? ये आपके करंट अफेयर, मतलब कि शायद 2 दिन पहले की बात है ना, 2-3 दिन पहले की बात होगी। तो बताओ यहाँ पे कौन से देश में पाई गई है? तो भैया ऑस्ट्रेलिया में पाई गई है। कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया में पाई गई है। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। देखो यहाँ पे दिया गया है कि रबी की फसल कब बोई जाती है। मैंने आपको बताया था कि गेहूँ जो है किसकी फसल है? रबी की, है ना। तो ऐसे करके मैंने आपको बताया था ना, गेहूं के साथ में जो फसलें करती हैं वो रबी की, और मक्का के साथ में खरीफ की। तो देखो यहाँ पे मैं आपको बताऊं कि जो रबी की फसलें हैं ना, वो उसमें आपको अक्टूबर से नवंबर या अक्टूबर से सितंबर, ठीक है ना, अक्टूबर से नवंबर या दिसंबर तक मिल सकता है ऑप्शन में। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो अक्टूबर और नवंबर हो जाएगा। जून और जुलाई में कौन सी फसलें बोई जाती हैं, है क्या पता? जून और जुलाई में खरीफ की फसलें बोई जाती हैं। किसकी? खरीफ की। देखो मैं तो यार खेती वाला बंदा हूँ, और मेरा तो मुझे तो ये पता है कि हाँ कब क्या करना है। और यहाँ पे देखो जो यहाँ पे मई जून में उन्हें गरम फसल बोलते हैं। क्या? गरम फसल कैटेगरी होती है, वो मई और जून में बोई जाती है। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। और अब तो मक्का तो ऐसे ही आने लगी जो 12 मास होती है, कभी भी कर लो, हर मौसम में होती है। तो यहाँ पे दिया है लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा टाइलिन। टाइलिन हो जाएगा यहाँ पे आपका बिल्कुल सही जवाब। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो है मछलियों के हृदय में केवल खाली स्थान रक्त होता है। साइंस के भी क्वेश्चन चाहिए आप लोगों को, बिल्कुल मिलेगी। अब यहाँ पे आप बताओ कि मछलियों के हृदय में केवल
खालिस्तान रक्त होता है, शुद्ध अशुद्ध या दोनों होते हैं? भैया मैं यहाँ पे बताऊँ आपको, सिर्फ अशुद्ध रक्त होता है, क्योंकि वो गिल से सांस लेती है ना, गलफड़ों से सांस लेती हैं, इसलिए ऑक्सीजन जो है वो नहीं, मतलब ऑक्सीजन रक्त मतलब ऑक्सीजन नहीं होती है, ठीक है ना, ऐसे ध्यान रखना। तो अशुद्ध जो रक्त होता है वो होता है। और इनके हृदय में जो चैम्बर होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं, ये याद रखना। लेकिन वैल एक ऐसी है जिसमें 4 होते हैं, कि वो स्तनधारी है। तो ऐसे आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं? कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है वो किसे कहते हैं? तो यहाँ पे याद रखना, वो बोलते हैं लाइसोसोम को। किसे बोलते हैं? लाइसोसोम। ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। और जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये भी आपने बहुत सुना होगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ये याद रखना, ये कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है। क्या? कोशिका का पावर हाउस बोला जाता है इसे। किसे? कोशिका का पावर हाउस। देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्त, साइंस के आपके। और देखो यहाँ पे फीमर जो है, फीमर हड्डी जो है, ये जांग की सबसे बड़ी हड्डी है। जांग की हड्डी है ये, और ये पूरी बॉडी की सबसे बड़ी हड्डी है। और सबसे छोटी हड्डी भी पूछा जाता है, जो कि स्टेपिस है। क्या? स्टेपिस है, जो कि कान में पाई जाती है। और कान में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? तो एक कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 3 हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये भी आप ध्यान रखना, ठीक है ना दोस्त। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? निम्न में से भाप के इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो भैया ये जेम्स वाट ने किया था। किसने किया था? जेम्स वाट ने किया था। और कब किया था ये भी पता होना चाहिए ना। तो हम याद रखेंगे कि 1776 था वो। क्या था? 1776 ईस्वी में किया था। तो ये भी देखो सन भी याद रखना है, 1776 में किया था, ठीक है ना। और यहाँ पे देखो मैं आपको बताऊं, ये जो रूडॉल्फ डीजल है ना, इन्होंने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। कैसा? डीजल इंजन का आविष्कार किया था। देखो इनका नाम नहीं याद रखना, ठीक है ना, तो आपको याद आ जाएगा डीजल इंजन का। और शायद ये टॉमस न्यूकोमेन है, इन्होंने, देखो मुझे कंफर्म नहीं है इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप मुझे कमेंट बॉक्स में कंफर्म बताएंगे, इन्होंने क्या विद्युत इंजन का आविष्कार किया है क्या? और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ, ये मुझे कंफर्म कराना। देखो यहाँ पे दिया गया है, आईसीसी विश्व कप 2023 का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे तो मैं आपको बता दूं कि मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि गॉड ऑफ क्रिकेट, क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर जी, जो कि ऑप्शन ए में दिए गए हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मैं इनसे एक बात बता दूं आपके लिए, मुझे लगता है कि आपको समझना चाहिए कि पता है, एक बार इन्हें कोई बॉलर था, मुझे नाम नहीं पता, विदेशी बॉलर था, और उसने किसी मैच में इन्हें बोल्ड कर दिया हुआ, बोल्ड मार दिया, ठीक है ना। अब बोल्ड मारने के बाद भाई वो बहुत खुशी गया हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट के पास, हमारे सचिन तेंदुलकर जी के पास, और कहा कि मैं इस पे चाहता हूँ कि आप अपना ऑटोग्राफ दें, कि मैंने आपको बोल्ड किया, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा दिन है। तो उन्होंने उस बॉल को लिया, उस पर मार्कर से लिख दिया उन्होंने कि आज की बाद तेरे जीवन में ये दिन कभी नहीं आएगा, और सिग्नेचर मार दिए, जा बेटा। अब आपको क्या लगता है कि ये कमेंटमेंट करने के बाद, हम रोज़ कर देते कि कल से पढ़ेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, है ना, करते कुछ नहीं है। सत्य है ये, 1 घंटे बाद पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मन हमें चूतिया बनाता है। बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने जब लिख दिया तो क्या किया होगा, रात दिन मेहनत की होगी कि कहीं वो हमें बोल्ड ना मार दे, है ना, रात दिन की होगी। और उसने भी बोल्ड मारने के लिए रात दिन मेहनत की होगी, है ना। लेकिन वो मैं आपको बता दूं कि उसके बाद तमाम एनकाउंटर हुए, आमना सामना हुआ, उस बॉलर ने पूरे जीवन में कभी बोल्ड आउट नहीं कर पाया, बोल्ड की तो बात छोड़ो, आउट नहीं कर पाया। तो ऐसा एटीट्यूड चाहिए। अगर एक बार किसी से कह दिया कि ऐसा करूँगा तो फिर कर दो, नहीं तो फिर यार बेकार है जीवन, है ना। और गलत काम तो करना ही नहीं है। जो भी कंपटीशन करना है वो अच्छे काम के लिए करना है, कि मैं आपसे अच्छे काम में आगे निकलूँगा, गलत काम में नहीं। और यहाँ पे देखो दिया है कि फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 विजेता देश कौन है? फीफा महिला वर्ल्ड कप 2023 जो है वो विजेता देश कौन है? तो यहाँ पे महिला वर्ल्ड कप 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? स्पेन है। कौन है? स्पेन है। सही जवाब हो जाएगा ना। और मैं आपको बता दूं, ये पहली बार विजेता बना है, पहली बार, ये भी आप ध्यान रखना, इसीलिए हो सकता है पूछ लिया जाए। और उप विजेता कौन है भाई? अगर उप विजेता की बात करें तो इंग्लैंड है। कौन है? इंग्लैंड है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो खेल से भी संबंधित क्वेश्चन आते हैं।
फीफा विश्व कप 2022 विजेता देश कौन है? फीफा विश्व कप की बात कर रहा हूँ, ये वो महिला की बात कर रहे थे, यहाँ पे विश्व कप की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे बताओ फीफा विश्व कप 2022 का विजेता देश कौन है? तो ये तो मैंने भी देखा था बैठ के मैच, है ना। अब यहाँ पे जो जीता था वो था अर्जेंटीना, लेकिन यहाँ पे जो हारा था ना टीम, उसका भी लोगों ने बहुत तारीफ़ किया था, क्योंकि उन्होंने भी पूरी मेहनत जी जान से की थी। और यहाँ पे देखो मैं आपको बता दूं कि ये तीसरी बार जीता है, ये तीसरी बार जीता है। अब यहाँ पे हारा कौन था, वो देश कौन था? आप हो सकता है कि सोच रहे होंगे कि भैया ने ऐसे ही कह दिया हारा, पता है ही नहीं, तो बता दूं वो फ्रांस था। जो हारा था वो कौन था? वो फ्रांस था। तो ये भी आप क्या करेंगे, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसकी मैच की जो मेज़बानी है वो कतर ने की थी। मेज़बानी किसने की थी? कतर ने की थी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे कोई भी डाउट नहीं रहना चाहिए। देखो एक संस्करण भी बच रहा है यहाँ, देखो ये कौन सा संस्करण था, ये भी आप ध्यान रखना, हो सकता है पूछ लिया जाए। तो ये 22वां संस्करण था 2022 का, याद रखना 22 मतलब 22। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है दिल्ली सरकार के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? दिल्ली सरकार के नए मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? देखो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका करंट का क्वेश्चन है, मुझे लगता है आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पे याद रखना कि IAS धर्मेंद्र जी, जो कि ऑप्शन यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, ऑप्शन सी है ये। तो याद रखना ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय स्थित है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है, ये इसमें देखो इसमें गलत नहीं होना चाहिए। ये मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, इसका स्थापना भी बता चुका हूँ, इसमें कितने देश हैं ये भी बता चुका हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ यहाँ पे आप जिनेवा स्विट्ज़रलैंड ही लगाएंगे, ऑप्शन ए को ही टिक करेंगे। और इसका जो स्थापना है वो कब हुई थी? तो वो याद रखना वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 में। कब हुई थी? 7 अप्रैल 1948 में। इसमें कितने देश सदस्य हैं पता है आपको? 194 देश सदस्य हैं। कितने? 194 देश वर्तमान में सदस्य हैं, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो भैया मोढेरा का सूर्य मंदिर यहाँ पे पूछा गया है, तो हम क्या बताएंगे? तो याद रखना ये गुजरात में स्थित है। कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछता कि कौन सी नदी के किनारे स्थित है, कौन सी नदी के तट पर स्थित है, बताओ, तो आप क्या बताएंगे? देखो नोट कर लो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ मैं आपको, याद रखना पुष्पा नदी है। कौन सी? पुष्पावती थी, हाँ सॉरी माफ़ी चाहते हैं, पुष्पावती नदी थी। कौन थी? पुष्पावती नदी, इसके किनारे ये स्थित है। ये भी आप ध्यान रखेंगे। इसका निर्माण सोलंकी वंश के राजा भीमदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था। भीमदेव प्रथम के द्वारा कराया गया था, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कब निर्धारण की गई थी? भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा कब निर्धारण की गई थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा 15 अगस्त 1947, है ना, 15 अगस्त 1947, जो कि मुझे लगता है सभी लगाएंगे। इस जवाब को लगाने के बाद आप सभी का चालान कट चुका है। तो भैया आप क्या करोगे? 47 सही था। नहीं भैया ये भी गलत है। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा रेखा जो है वो 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई थी। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी जो है वो हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो ये आप ध्यान में रखेंगे ना। और इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे बताओ? इसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो ये किसने निर्धारित की थी? तो याद रखना रेडक्लिफ थे ना। कौन? CJ रेडक्लिफ, है ना, CJ रेडक्लिफ। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? देखो 17 दूनी 34 36 क्वेश्चन हो गए। मैं अब 1 मिनट के लिए रुकूंगा और ये कहूँगा कि अगर आप सभी मेरे साथ जुड़ के आपको अच्छा लगता है तो यार ये लाइक वाला बटन एक बार ऐसे करके प्रेस कर दो, ठीक है ना, दबा दो। और साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा लेना ताकि क्लास आएगी सबसे पहले आपको मिलेगी। और साथ में आप थोड़ा सा अगर हो सके तो यार शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, है ना। आप इंस्टाग्राम और हर जगह चलाते हो, कहीं भी यार लिंक को शेयर करने डाल दोगे यार, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन हाँ, मुझ पे फ़र्क पड़ सकता है, किसी का भला हो सकता है इससे। तो यहाँ पे याद रखना कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो क्लाइमेट एटली थे। कौन थे दोस्त? क्लाइमेट
इटली थे। ये आप ध्यान रखना, यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है। और आपको बताऊं कि भारत की स्वतंत्रता के समय आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, है ना, ये भी पूछा जा सकता है। तो याद रखना वो थे JV कृपलानी। कौन थे? JV कृपलानी जी। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे सही जवाब आपका सुभाष चंद्र, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से धन निकासी का सिद्धांत दिया था, निम्नलिखित में से धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था और कब दिया था? बताओ किसने दिया था और कब दिया था? हो सकता है पूछ लिया जाए। तो याद रखना दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और कब दिया था? कब दिया था भैया? 1867 में दिया गया था। कब? 1867 में दिया गया था। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। किस खिलाड़ी ने T20 के एक पारी में सर्वाधिक 19 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? किस खिलाड़ी ने किसी T20 में के एक पारी में सर्वाधिक 19 छक्के लगाने का रिकॉर्ड बनाया है? तो यहाँ पे देखो, क्रिस गेल को देखोगे बहुत जल्दी जाओगे, लेकिन क्रिस गेल का रिकॉर्ड टूट चुका है भैया। 18 ही छक्का मारे थे। कितने? 18 ही छक्का मारे थे। लेकिन यहाँ पे जो ये क्या नाम है, आयुष बदौनी, ऑप्शन सी, इन्होंने 19 छक्के मार दिए। तो ये आप ध्यान रखना। और ये साहिल चौहान, इनका भी रिकॉर्ड टूट चुका है ना। क्रिस गेल के 18 छक्के थे, कब? 2017 में मारे थे। कब? 2017 T20 में मारे थे। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। सॉरी, शेरशाह सूरी का असली नाम क्या था? शेरशाह सूरी का असली नाम पूछा गया है। तो याद रखना फरीद खान था। फरीद खान, ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएगा। और ये जो छक्के की बात कर रहा हूँ मार लगाने की, ये पता है आपको, एक पारी में लगाए हैं, एक पारी में, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि पूरे T20 की बात कर रहे हो। यहाँ पे देखो दिया गया है, सोपान कृषि कहाँ की जाती है? सोपान कृषि जो है वो कहाँ की जाती है? तो सोपान कृषि जो है वो पहाड़ों की ढलानों पर की जाती है। कहाँ पर? पहाड़ों की ढलानों पर की जाती है। तो ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा आपका। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में करता है? देखो, ग्रहों से संबंधित एक प्रश्न आना है भाई, है ना। अब इसका आप क्या करेंगे सही जवाब, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लेकिन मैं यहाँ पे करने वाला हूँ 687 दिन। 687 दिन, ऑप्शन सी जो है सही जवाब। 365 दिन में पृथ्वी करती है। कौन करती है? पृथ्वी कर लेती है ना। 88 दिन में कौन करता है? 88 दिन में सबसे छोटा बुध है, तो बुध ही करता है। और ये सूर्य के सबसे नज़दीक भी है ना। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, क्योंकि हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। और बताओ शुक्र ग्रह, शुक्र भाई, इसके बाद शुक्र आता है ना, और शुक्र को ही वो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अरे वो क्या कहते हैं, पृथ्वी की जुड़वा बहन, वो सांझ का तारा, भोर का तारा, है ना। अब ये जो है ये कितने दिनों में करता है? तो याद रखना 224 दिनों में करता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाया जाता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो भैया हमने नाइट्रोजन पता कर रखा था कि भैया नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है। ऑक्सीजन जो है 21% पाई जाती है, ये सब पता था। और यहाँ पे देखो भैया हमें उसका भी थोड़ा थोड़ा याद है, किसका? आर्गन का, कि भैया ये था 0.93, ये किसका था? आर्गन का। लेकिन भैया ये सब ऑप्शन हटाने के बाद हमें एक ही ऑप्शन मिल रहा है, जो कि ऑप्शन ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने अगले प्रश्न पे। किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? किसे हाल ही में देश का अगला गृह सचिव नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपके हिसाब से क्या क्वेश्चन का जवाब होगा, आप बताइएगा। अगर करंट अफेयर की क्वेश्चन क्लास कर रहे हो तो आप तुरंत लगा देंगे गोविंद मोहन, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी यहाँ पे गोविंद मोहन जी सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बैकाल झील किस देश में स्थित है? बैकाल झील जो है वो किस देश में स्थित है? तो आप क्या बताएंगे? तो याद रखना वो रूस में है। कहाँ पर है? रूस आपका सही जवाब हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। कनाडा में बताओ, कनाडा की अगर कोई याद हो आपको, तो मुझे तो एक ही याद है भैया, वो कनाडा में ग्रेट बैरियर झील। कौन सी? ग्रेट बैरियर झील, है ना। ग्रेट बैरियर झील जो है वो मुझे कनाडा की याद है। कैलिफोर्निया की अगर कोई याद आ रही हो, कैलिफोर्निया, तो कैलिफोर्निया में वो है रिवन जलप्रपात। कौन सा? रिवन जलप्रपात है भैया, है ना। रिवन जलप्रपात कहाँ है? कैलिफोर्निया में है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ।
न्यूयॉर्क किस देश के तट पर स्थित है? न्यूयॉर्क, बताओ न्यूयॉर्क जो है वो किस देश के तट पर स्थित, वो सॉरी किस, न्यूयॉर्क देश के तट पर स्थित है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन में एरर है। न्यूयॉर्क, यहाँ पे न्यूयॉर्क, ये थोड़ा सा एरर हो गया यहाँ पे क्वेश्चन पता क्या था? क्वेश्चन था कि न्यूयॉर्क किस नदी के तट पर स्थित है ना। न्यूयॉर्क किस नदी के, यहाँ पे नदी होना चाहिए, नदी के तट पर स्थित है। अब प्रश्न सही हुआ है ना, इसी प्रकार से था। तो याद रखना हडसन नदी के तट पर, किसके? हडसन नदी के तट पर। ट्रिगिस नदी के तट पर मैंने आपको शायद परसों बताया था, है ना, ट्रिगिस। तो ट्रिगिस जो है बगदाद, क्या हो जाएगा भैया? बगदाद हो जाएगा। तो ये भी आप याद रखेंगे। नील नदी काहिरा, 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 तो काहिरा हो जाएगा, है ना। अब अगर आपसे कराची पूछे, कराची बताओ, कराची बताओ, कराची भैया, तो कराची याद रखना सिंधु नदी, क्या? सिंधु नदी, है ना। तो चलते हैं फिर अपने अगले प्रश्न की तरफ। बताओ केवटी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? केवटी, तो केवटी जलप्रपात भैया ये भी है क्या? हाँ भैया है, और ये मध्य प्रदेश में है। और यहाँ पे इसकी जो हाइट है वो कितनी है? 98 मीटर है। इसकी जो ऊंचाई है 98 मीटर है। और ये कौन सी नदी पर है? तो वो भी लिख लो, महाना नदी है भैया। कौन सी? महाना नदी है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, है ना। और कोई भी अगर दिक्कत आ रही हो तो ज़रूर बताओ दोस्त। और शिव समुद्रम बताओ, तो शिव समुद्रम आपका कर्नाटक हो जाएगा भैया। शिव समुद्रम जो है वो कहाँ हो जाएगा? कर्नाटक हो जाएगा, है ना दोस्त। कोई दिक्कत आ रही हो तो चलते हैं। और इसकी लंबाई भी बता दो भैया, 90 मीटर है, ठीक है ना, नोट कर लो। चलो फिर अगले प्रश्न की तरफ। लंबाई नहीं, ऊंचाई, माफ़ी चाहते हैं। भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है, भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य क्षेत्र है। इसमें मैं आपको बता दूं कि 95% लोग गलत ही जवाब करेंगे। जाओ, कितना भी पता हो, 95% लोग गलत ही जवाब करेंगे। क्यों? क्योंकि अभी तक जो आप अंडमान निकोबार द्वीप समूह देख रहे हो ये था, अब लद्दाख हो गया है। सही जवाब ऑप्शन सी, लद्दाख। और ये पता है कब कब हुआ है घोषित? तो याद रखना ये 31 अक्टूबर 2019 में, जब कोविड आया था, ठीक है ना, 31 अक्टूबर 2019 में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। पृथ्वी पर दिन रात की अवधि कहाँ बराबर होती है? पृथ्वी पर दिन रात की अवधि जो है वो कहाँ बराबर होती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भूमध्य रेखा, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और चलते हैं इसी के साथ अपने लास्ट क्वेश्चन पे। और यहाँ पे देखते हैं, आज हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नागा अर्जुन सागर परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो देखो नोट कर लो, एक कॉपी लेके बैठा करो यार। कृष्णा नदी पर स्थित है। कहाँ पर? कृष्णा नदी पर स्थित है। और देखो ये पता है आपको, मैं बताऊं कि ये दुनिया का सबसे बड़ा पत्थर की चिनाई किया हुआ बांध माना जाता है, ठीक है ना। पत्थर द्वारा चिनाई किया हुआ बांध माना जाता है, दुनिया का सबसे बड़ा। और ये पता है आपको, ये हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर, 150 किलोमीटर की दूरी पर कृष्णा नदी पर है। किस पे? कृष्णा नदी पर है। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना। कोई एरर हो गया हो, आज थोड़ा सा दिमाग काम नहीं कर रहा था, तो उसके लिए मैं दोस्त माफ़ी चाहता हूँ। अगर कोई एरर हो गया हो तो उसके लिए दोस्त सॉरी। और आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर सूचित करना। और मुझे पता है कि मेरे जितने भी भाई बहन मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, अपने भाई को सपोर्ट करेंगे। और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए मेरे सभी हीरो, मेरे भाई, मेरे बहनों को जय हिंद।